नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे टॉप हेडलाइंस में यहाँ पर अगर सोने की बात की जाए तो सोने में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कल $3500 पर आउंस का ऑल टाइम हाई छूने के बाद 3380 के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली थी और फिलहाल उस लेवल के भी नीचे के प्राइसेस। क्या ये मुनाफा वसूली और गहराएगी या फिर ये खरीदने के मौके हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ है कारोबार। ओवरनाइट 2% की बढ़त के बाद इस हफ्ते करीबन 4% की तेजी के साथ कच्चे तेल में कारोबार है, जो कि मल्टी वीक हाइज पर है। यूएस ने जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस ईरान पे लगाए हैं, उसका सीधा असर हमने यहां पर क्रूड प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ कच्चा तेल इसलिए भी तेज है क्योंकि यूएस में इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा गिरी हैं और बाजार को अब लगता है कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूएस से आ रही हैं, जहां पर यूएस और चाइना के बीच में नेगोशिएशन पकड़ेगा। और साथ ही साथ यूएस ने एक बैकफुट लिया है यहां पर, वो जो यूएस फेड के अगेंस्ट यहां पर काफी सारी स्टेटमेंट्स थी, तो कुछ ईजिंग बाजार में आई है, जिसका असर भी हमने कच्चे तेल में आता हुआ देखा। साथ ही बात करेंगे पाम तेल की, जहां पर मल्टी मंथ लोज पर अब भाव गिरते हुए नजर आए हैं। यहां पर क्या हैं क्यूज और आपको कैसे इंपैक्ट करेंगे प्राइसेस, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता जुड़ेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी। पाम पर बात करने के लिए सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया होंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं और सोने का चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने लेके आना चाहेंगे क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली में कारोबार है। भारतीय बाजारों में कल का ऑल टाइम हाई 99,300 का था। 99,000 छूने के बाद 95,470 का लो यहां पर बना है। क्लियरली 1,900 रुपए की गिरावट यहां पर है और जिस तरह की गिरावट कल देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 4,000 रुपए की गिरावट ऑल टाइम हाई से सोने में अब यहां पर दर्ज की जा चुकी है। वॉलेटिलिटी यहां पर ऑफकोर्स काफी ज्यादा है और किस तरह के मूव्स यहां पर रह सकते हैं, अनुज पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं चार्ट्स और अब यहां से क्या सेंस है। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड के अंदर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, करीबन $60 गिर चुका है। और अगर आप कल के हाई से देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 3,000 से ज्यादा की गिरावट हम यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। तो क्लियर है कि जो एक रिलीफ का एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो अपने लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो चीजें पहले थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही थी, वो यहाँ पर अब एक जो है प्रॉफिट बुकिंग का रूप लेती हुई दिख रही है। तो मैं इसको अभी फिलहाल मैच प्रॉफिट बुकिंग मानूंगा। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है और करीबन $3300 तक के लेवल के आसपास गोल्ड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल हमें लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें भी अभी भी पॉजिटिव लगता है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोल के चल सकते हैं। अनुज, इस साल के अंत तक, इस साल दिवाली तक किस तरह के प्राइसेस देखते हैं आप गोल्ड में? ऑफकोर्स बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी है, लेकिन अपने नियर टर्म 3500 के टारगेट्स यहां पर इसने छू लिए हैं। कहां तक की करेक्शन देखते हैं? क्या लोगों को खरीदना चाहिए? इन्वेस्टर्स क्या करें? देखिए, हमें लगता है कि अगेन जो गोल्ड का टारगेट रहेगा वो 3500, करीबन 40 से लेकर 3740 के आसपास तक के लेवल हो सकते हैं। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट 1,02,000 तक के लेवल आपको दिवाली तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो महज एक करेक्शन है और हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आ सकती है, जो कि नीचे 3200। ऑलराइट, तो 3200 3000 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। जैसे आप देख सकते हैं, कल का ऑल टाइम हाई $3500 पर आउंस के आसपास का था। 3495 के लेवल्स थे। 3500 बहुत ब्रीफली इसने यहाँ पर टच किया था, जस्ट टू मेक अ सेंस कि वो लेवल्स यहाँ पर छुए जा चुके हैं। और उसके बाद के जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं वो $3320 के हैं, यानी कि 3500 से जो गिरावट है वो $180 पर आउंस जितनी गिरावट हमने यहाँ पर अपने हाई से सोने को बनाते हुए देखा है। दीपक जी नमस्कार। काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स रहे हैं 2025 में। जिस तरह से वन वे रैली 2650 से लेकर 3500 तक की जो रैली है, जो कि $900 पर आउंस की तेजी हमने इस साल में अब तक बनते हुए देखी है, वहां से कुछ करेक्शन जरूर देखने को मिली है ट्रेड के लिहाज से। और क्योंकि अक्षय तृतीया अब अगले हफ्ते वेडनेसडे को है, तो एक हफ्ता एग्जैक्टली वहां पर है। काफी लोग मांग रहे थे ये कि अक्षय तृतीया से पहले कुछ मुनाफा वसूली आ जाए, और वो एग्जैक्टली आती हुई नजर आई भी है। आपका क्या सेंस है प्राइसेस पे, और खरीदारी अगर पिछले 24 घंटों में देखी जाए तो कैसी है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू। मनीषा जी, अगर अपने प्राइजेस की बात करते हैं, ये आपने एकदम सही कहा कि ये $900 की रैली आई है जनवरी से। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आप ये देखिए, 9 अप्रैल को जो प्राइजेस थे वो अराउंड $3,000 के आसपास थे कॉमेक्स के ऊपर।
तो ये जो रैली, इसमें से $500 की जो रैली आई है, ये रैली हमने सिर्फ लास्ट 10 डेज में देखी है, जिसमें 3-4 छुट्टियां भी थी, वीकेंड और गुड फ्राइडे मिला के। तो वॉलेटिलिटी तो एकदम अपने हाई के ऊपर है, और इस तरह के मूवमेंट कहीं से भी प्रिडिक्ट नहीं हुए थे। कोई भी ट्रेडर, कोई भी ज्वेलर इस तरह के मूवमेंट के लिए अपने आप को तैयार नहीं था। हाँ, अब अपने अक्षय तृतीया पे अगर आते हैं, तो ये सच में एक रिलीफ की बात है कि 99,300 के लेवल टच करने के बाद आज गोल्ड वहां से अराउंड 4,000 जो रुपीज है वो नीचे एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहा है। और ये अक्षय तृतीया के लिए ये पॉजिटिव साइंस है। मुझे लगता है कि अगर 94-95 के आसपास अगर प्राइस स्टे करते हैं, तो हमें अक्षय तृतीया के ऊपर एक अच्छी सेल्स हम जनरेट कर पाएंगे। लास्ट 24 आवर्स की अगर अपने बात करते हैं, तो जो सुबुगाट बाजार में स्टार्ट हुई है, ये जो 99,300 से नीचे आने के बाद बाजार में हल्की सी मांग निश्चित तौर के ऊपर आज हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। दीपक जी, पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी यहाँ पर काम कर रहे थे, अब क्या सिनेरियो है? ये जो थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, क्या बाजार में डिस्काउंट्स कम हुए हैं? यस मैडम, ये पक्की बात है। अभी तक जो है अराउंड $60-70 के डिस्काउंट अवेलेबल थे, जब 3400 और 3500 के आसपास कॉमिक्स चल रहा था। बट मुझे लगता है आज जैसे मार्केट ओपन हुआ है और अब ट्रेड्स लिए जाएंगे, जो इंपोर्टर है या जो बैंक की कॉस्टिंग अगर हम देखते हैं, तो उसमें जो डिस्काउंट है वो अराउंड $20 के आसपास डिस्काउंट जो है वो कम हुआ है। तो जो एग्जैक्ट जो 4,000 रुपीज के फॉल एमसीएक्स के ऊपर आ रहे हैं, ये हमें जो है वो हमें बुक्स में एग्जैक्ट 4,000 के वो जो फॉल है वो हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। डिस्काउंट जो है वो प्राइसेस को कुछ हाई करेगा। जो प्रीमियम जो है, जो पहले अराउंड आप मान के चलिए बैंक से अराउंड 4,000 रुपीज का प्रीमियम आ रहा था बैंक से, जो अब घट के 2700-2800 तक आ गया है। ओके साथ ही साथ दीपक जी, अब जिस तरह से आपने कहा कि अक्षय तृतीया की खरीदारी यहाँ पर उठेगी, अब पकड़ेगी, और बाजार यही मान भी रहा था, किस तरह की सेल्स की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आप बुलियन में डील करते हैं, आपको समझ में आता है ज्वेलर्स कितना खरीद रहे हैं, किस तरह की डिमांड है सामने से, तो वो कैसी दिख रही है अब? मैडम, अभी तक जो ये करेक्शन आया मनीषा जी, इसके पहले जो डिमांड है वो अराउंड 40-50% के आसपास ही थी। बट अब आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, हमें अच्छी बुकिंग मिली है, और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो जो अक्षय तृतीया हमें लगता है इन क्वांटिटी हम पिछले साल के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप चांदी भी देखते हैं, वहां पर किस तरह का सिनेरियो है? क्योंकि सोने की जो वॉलेटिलिटी है उसके सामने चांदी थोड़ी सी स्थिर रही है। हाँ जी मैडम, चांदी में वो तेजी नहीं आई है जो तेजी गोल्ड में आई है, बट जो ट्रस्ट है कस्टमर्स का वो गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बढ़ा है। अब लोग ये देख रहे हैं कि अगर अब लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से गोल्ड ने तेजी दिखाई है, अगर ये तेजी कायम रहेगी तो हमें आने वाले टाइम में सिल्वर में भी ये तेजी देखने के लिए मिल सकती है। ये कस्टमर्स का सेंटीमेंट है। तो जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, अब जो ऑस्पिशियस अक्षय तृतीया के हिसाब से होगा तो सिल्वर में अच्छी बाइंग होगी। क्या एक्सपेक्टेड है? जैसे आपने कहा 40 से 50% की ग्राहकी कम रही है सोने में, जो कुछ मुनाफा वसूली आई है उसका फायदा आप आते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की अगर बात की जाए और अप्रैल का महीना अब तक यहाँ पर देखा जाए, कहाँ पर लेवाली, कहाँ पर डिमांड बेहतर है, गोल्ड या सिल्वर? नहीं मैडम, डिमांड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों की डिमांड लोअर लेवल पर ही है। ओके। गोल्ड में जो डिमांड है वो तो आप समझ लीजिए 40-50% तक सीमित होके रह गई थी। और अगर अपने अब सिल्वर की बात अगर अपने करते हैं, तो सिल्वर में देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिमांड्स है वो है, और इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से भी जो सिल्वर ने स्टेबल किया अपने आप की डिमांड, जो इंडस्ट्रियल यूज में बढ़ी है। बट ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस प्राइसेस के ऊपर गोल्ड और सिल्वर दोनों की डिमांड में बहुत कमी थी। ओके एक और चीज दीपक जी, और काफी सारा ओल्ड गोल्ड यहाँ पर मार्केट में आया है, कुछ तो एक्सचेंज का सोना आया है, लेकिन कुछ स्क्रैप का भी आया है। जिन लोगों ने सोना बेचा है कैश के लिए, वो मात्रा कैसी रही है और अब कैसी दिखती है? वो अच्छी रही है मैडम। जो आपने लास्ट 1 वीक की अगर बात करते हैं, जब गोल्ड ने 98 से लेके 1 लाख रुपए तक का सफर तय किया है, उस समय अच्छा खासा ओल्ड गोल्ड आया है। जो ओल्ड गोल्ड जनरली सेल्स का 30% रहता है, वो अराउंड 50 और मोर देन 50%, बट नॉट 60%, अराउंड 50% के आसपास जो है ओल्ड गोल्ड आया है। और ये स्क्रैप गोल्ड और जो ऑक्शंस की गोल्ड है उसमें भी अच्छी खासी तेजी आई थी। और इस प्राइसेस के ऊपर तो ये लाजमी भी बनता है कि कस्टमर्स, कुछ इन्वेस्टर्स अपने ओल्ड गोल्ड को सेल करके उन्हें उम्मीद रहती है कि नीचे लेवल्स पे वो फिर बाई करें।
फेयर पॉइंट था। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जो $60-70 का डिस्काउंट था, दीपक जी बता रहे हैं कि वहां पर कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन जो डिमांड है वो अब 40-50% ही रह गई है। चांदी में भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। जिस तरह की मुनाफा वसूली अब आई है और अगला एक हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और सारा फोकस अब यहाँ पर अक्षय तृतीया पे है कि भारतीय कंज्यूमर खरीदार जो हैं वो कैसे इन प्राइसेस को रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया में जिस तरह की मांग आएगी उससे समझ में आ जाएगा कि क्या इंडियंस ने इन करंट लेवल्स को डाइजेस्ट किया है या नहीं। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन अनुज मेटल्स पे अब लौटेंगे यहाँ पर। और कॉपर में ओवरनाइट अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले। 2% की तेजी थी कॉपर के प्राइसेस में और आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है येट अगेन सारे मेटल्स पैक को। यहाँ पर क्या करने की राय देंगे? मनसा जी बिल्कुल, जिस तरीके से चाइना से थोड़ा पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए और हमें लग रहा था कि जैसे ही पॉजिटिव क्यूज आएंगे तो मेटल में एक मोमेंटम रहेगा, तो कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पर बाई साइड में रहना चाहिए। तो कॉपर में मे कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 857 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि मे कॉन्ट्रैक्ट अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 852 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 865 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में, इंडस्ट्रियल मेटल में, सभी में एक पॉजिटिव रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस पे आपकी क्या सेंस है अनुज? बिकॉज जिस तरह की तेजी यहां पर बनते हुए नजर आई है, क्या सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी अब भी अपनानी चाहिए या यहां पर ट्रेंड चेंज हो रहा है? अनुज, क्रूड ऑयल को कैसे देखेंगे आप? देखिए, क्रूड में भी हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक पॉजिटिविटी यहाँ देखने को मिली है, हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। काफी ओवरसोल्ड जोन से रिकवर हुआ है, पिछले हफ्ते भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि यूएस की इन्वेंट्री थोड़ी सी जो है बढ़ती हुई नजर आई है, बट हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक जो है वो रहेगा। शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है, तो क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, करीबन 5465 के आसपास खरीदारी करें। 5397 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5550 तक देखा जा सकता है। तो थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट हाँ प्राइस अगर डिप लेते हैं तो इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर कॉपर में, गोल्ड सिल्वर में और साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी फिलहाल नजर आ रही हैं, ऑन डिप्स ही सही। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। फोकस होगा पाम तेल, क्योंकि यहाँ पर गिरावट बहुत ज्यादा गहराई है। कमोडिटीज की बात करेंगे और यहाँ पे एक तरफ तो नॉर्मल मॉनसून है और दूसरी तरफ हीट वेव्स की चिंता भी आईएमडी ने जताई है। अनु, जिस तरह के माहौल में जहाँ पर वेदर एक कंसर्न है, टैरिफ्स तो है ही, चाइना क्या रुख लेता है वो एक और चीज होगी देखने के लिए। इन दैट सेंस इंडियन मार्केट्स में एग्री कमोडिटीज आप कैसे देखते हैं? मनशा जी, अभी अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जो एग्रीकल्चर का सेंटीमेंट है वो टोटली मॉनसून पर डिपेंड है, जिसका हम असर देख रहे हैं कि आज भी हमने सभी मसालों में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी सेंटीमेंट जो है टोटल मॉनसून पर डिपेंड कर रहा है, और जिस तरीके से मॉनसून अब नॉर्मल बता रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के लिए नेगेटिव है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी सेंटीमेंट एग्री के लिए थोड़े से और नेगेटिव हो सकते हैं। मॉनसून जब जैसी टाइम से अगर हिट करता है तो फिर आगे की जो ट्रेंड है वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अगर हम बात करें मसालों की, तो हमें लगता है कि यहाँ पर टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर में फिलहाल एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 85.40 के जो स्तर हैं यहाँ पर इंडियन रुपीज में, इनके ऊपर क्या सेंस है? क्योंकि एक लगातार एप्रिसिएशन हमने आता हुआ यहाँ पर देखा है। आज ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में कुछ हाल है, 99 के ऊपर है, उसका भी इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ से क्या सेंस? और देखिए, डॉलर में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी और हम देखेंगे रुपी भी करीबन 84 के आसपास जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी रेंज बाउंड मोमेंटम ही रहेगा। कहीं ना कहीं हम देखें जैसे इक्विटी मार्केट भी रिकवर कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट हाँ जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स रिकवर करेगा वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो हमें लगता है कि 84-85 के बीच की जो रेंज है वो अभी रुपी में रह सकती है। फिलहाल यहाँ पर भी कोई हमें ज्यादा बड़ी तेजी या मंदी यहाँ देखने को नहीं लग रही है। हमें लगता है कि रुपी भी यहाँ पर एक स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। गुड नेम, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्टाइल मूव्स हम यहाँ पर इस साल में अब तक देख चुके हैं कि कुछ स्थिरता बाजार के लिए शायद यहाँ पर बेहतरीन होगी। लेकिन एक और एरिया जहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिली है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल के प्राइसेस, जो कि अब 6 महीने के लोज पर फिसल चुके हैं। मलेशिया अब कह रहा है कि दाम कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और अब मांग रुकने वाली नहीं है। इंडस्ट्री इस बात से कितना ना इत्तेफाक रखती है, कीमतों को कैसे देखते हैं, भारतीय बाजारों में किस तरह के इंपोर्ट्स मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिले हैं और आगे क्या सेंस है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सनवन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। एंड क्लियरली पाम ऑयल प्राइसेस में वो अच्छी खासी तेजी के बाद अब एक मच नीडेड मुनाफा वसूली देखने को मिली है। करंट लेवल्स जहां पर हम खड़े हैं जो कि 6 महीने के लोज पर हैं, आपको लगता है इंडियन बायर अब फिर यहां पर लौटेगा? और स्पेशली विद सोयाबीन एंड सनफ्लावर के साथ अब किस तरह का रिलेटिव प्राइस व्यू देखते हैं आप पाम का? मनीषा जी, आपने सही कहा, अभी पाम अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना लिया है।
बिकॉज पाम वांट्स टू कैच द डिमांड नाउ, ऑल द वाइल पाम अपना B40 और बायोडीजल में लगा हुआ था। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहाँ मलेशिया इंडोनेशिया में, और वो बढ़ते हुए प्रोडक्शन के दौरान में इन लोगों को फूड डिमांड भी कैप्चर करना जरूरी हो गया। हमने देखा इंडिया ने पाम को इतना शन कर दिया था, एकदम कोर हार्डकोर डिमांड पे आ गया था। पाम हमने दिसंबर महीने में 4 लाख किया, जनवरी में 3.5 किया, फरवरी में 3.5 किया, मार्च में भी हमने 3.5-4 ही किया। तो इतने कम में हमने पाम से काम चला लिया, बिकॉज हमने सोयाबीन ज्यादा इंपोर्ट किया, उस समय सनफ्लावर ज्यादा इंपोर्ट हमने किया। लेकिन अब अप्रैल से मुझे लग रहा है कि मतलब अप्रैल शिपमेंट से पाम बढ़ने वाला है। अप्रैल शिपमेंट पाम का करीबन 5 लाख टन होगा, और मई का पाम का शिपमेंट जो है वो 7-7.5 लाख टन जा सकता है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये शिपमेंट 8-8.5 लाख टन तक जा सकता है, जो 3 से 3.5 लाख टन ही रह चुका है दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो इतना हम पाम में स्टेप अप करने वाले हैं हमारा इंपोर्ट, बिकॉज पाम की कीमतें बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। पाम जैसे मैं आपको बताऊं आज तो ये मई और जून शिपमेंट का जो पाम है, मई शिपमेंट का पाम ऑयल जो है वो 1050 है, और जून का 1030 है, और उसकी जगह पे सोया जो है वो करीबन $30-40 महंगा है। और जुलाई अगस्त सितंबर का सोया जो है वो $1050-55 है, और पाम जुलाई अगस्त सितंबर का $1025। तो पाम ने अपने आप को, जो सोया से $100 महंगा बिकता था, वो भी सोया से $25-30 सस्ता कर लिया है। उस कारण से इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और इंडिया ने अपना गियर चेंज कर लिया है, और इंडिया पाम की तरफ ज्यादा भाग रहा है। और अभी गर्मी का भी समय है, तो पाम में भी वो ठंड में थोड़ा जमने का प्रॉब्लम होता है, वो अभी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से चलेगा। और हमारा सोया का इंपोर्ट जो हमने अप्रैल में, हमारा सोया का अरेवल हो सकता है 4.5-5 लाख टन तक का, तो वो मई में भी पुराने कर सौदे हैं हमारे खड़े हुए, तो सोया आएगा हमारे पास भी 4-4.5 लाख टन। लेकिन आगे जाके हमारी सोया की खरीदारी जो है जुलाई अगस्त सितंबर शिपमेंट की, वो मुझे नहीं लगता है कि हम 4 लाख टन के ऊपर जाएंगे, बिकॉज उस समय हम पाम जो है 8.5 लाख टन तक हर महीने का लेंगे, और सनफ्लावर ऑयल जो है वो करीबन आप समझिए 2 लाख टन हमारी जो कोर डिमांड है उस पर आ जाएगा, बिकॉज सनफ्लावर समय महंगा तेल हो गया है, वो करीबन $1200 के आसपास है। तो $1200 के आसपास सनफ्लावर है, $1050-55 के आसपास में सोयाबीन है, और $1025 के आसपास पाम है। ये पोजीशन जुलाई अगस्त सितंबर की है। और तो क्लियरली वो जो प्रीमियम वाला पाम था वो अब यहाँ पर एट लेवल या फिर डिस्काउंट में आता हुआ नजर आया, और जैसे आपने बोला कि हमारे पास इन एनीवेज कमी है, तो हम वो लेवल्स यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे भी। संदीप जी, एक और चीज़ आपसे भी एक वेदर पर एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर IMD ने कहा है कि मानसून नॉर्मल है, अबव नॉर्मल भी है, लेकिन आने वाले जो 2-3 महीने हैं जब तक मानसून नहीं आता तब तक काफ़ी सारी हीट वेव की एडवाइजरीज भी हैं फॉर द मंथ ऑफ मई एंड फॉर द मंथ ऑफ जून एज वेल। इसे कैसे देखते हैं और इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखते हैं आप? मनीषा जी, हीट वेव तो है, इट्स फॉर रियल। बॉम्बे में भी देखिए, कल आप भी दिल्ली में थी, मैं भी था अर्थ समिट के लिए, कितनी गर्मी थी, लू चल रही थी। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, और अर्थ समिट उसीलिए था कि भाई ज्यादा पेड़ लगाओ, बाम्बू का प्लांटेशन करो तो गर्मी कम करो। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, एंड हीट वेव ह्यूमन बीइंग के लिए, क्रॉप्स के लिए, सब में लिए डेंजरस हो गई है। तो डेफिनेटली एक कॉज ऑफ बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। और मानसून का प्रोडिक्शन जो स्काईमेट IMD का है 105% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रोडिक्शन, दैट इज अ बिग रिलीफ। तो मतलब नॉर्मल मानसून आएगा ही, और रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी तो जो मैप उन्होंने दिया वो अच्छा लग रहा है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट छोड़ के, तो वो एक हमें बड़ा रिलीफ देगा। लेकिन ये हमें गर्मी के महीने जो है अप्रैल और मई के और आधा जून है, ये निकालने पड़ेंगे, उसमें कोई वो तो तकलीफपूर्ण है। संजीव जी, दूसरी बात यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर है, जहाँ पर हम US के साथ बात कर रहे हैं, चाइना के कुछ और है, और क्योंकि हम अभी भी अपना एडिबल ऑयल इंपोर्ट का 60% इंपोर्ट करते हैं, टैरिफ्स का किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं आप? मनीषा जी, हमारा नेगोशिएशन US से एडवांस स्टेज पे चल रहा है। मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बधाई देना चाहूंगा। हमने इंस्टेड ऑफ टकराव की नीति की जगह पे एक सुलझी हुई नीति अपनाई है कि टेबल पे बैठ के डिस्कस करेंगे। डे 1 से मोदी जी ने जब से ट्रम्प से मिले थे, उन्होंने वही रुख अपनाया है, एंड डिस्कशन चल रहा है, और उसमें हम हमारा सेल्फ इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें हमको कंसेशन देना पड़ेगा। जब नेगोशिएशन होता है तो हर आदमी अपनी पूरी साइड को लेकर नहीं बैठ सकता, कुछ देना कुछ लेना दोनों करना पड़ता है। तो ऐसा होगा, और मेरे को लगता है इंडिया का और US का ट्रेड पैक्ट जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। बल्कि मुझे तो गट फीलिंग है, अमेरिका भी जितना पोस्चर ले रहा है, तो मेरे ख्याल से तो US चाइना भी जल्दी में जल्दी पैक फाइनल कर लेगा। मुझे तो लग रहा है अगले 10 दिन में, 12 दिन में US चाइना का भी पैक फाइनल होना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड में पूरा हलचल मची हुई और तूफान मचा हुआ था,
ये थोड़ा मतलब थोड़ा डाई डाउन हुआ, लेकिन फर्दर डाई डाउन होगा। और ट्रम्प साहब को भी समझ में आ गया है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल करने में अमेरिका का भी फिर नुकसान होना डेफिनेट होना ही है। तो उन्होंने अपना पोस्चर लिया, एक नेगोशिएटिंग तरीका है उनका कि बड़ा हार्ड टॉक करते हैं पहले और फिर जाके धीरे धीरे करके उसको लो डाउन करते हैं। तो आई थिंक उसी तरह से होगा। एंड आई थिंक उसी तरह से आपने देखा गोल्ड भी कल रात को, कल और आज गोल्ड वापस रिवर्सल आया है कि वो अनसर्टेनिटी शायद कम हो रही है। क्रूड भी बढ़ रहा है, उस बात को लेके। तो ये दोनों बात हो रही है। तो आई थिंक यूएस डॉलर और फर्दर वीक होने के चांसेस है। हमने देखा संदीप जी, मैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से भी बात करी थी, जिनका कहना था कि गेहूं, चावल, चीनी जैसी कमोडिटीज़ को लेकर बहुत चिंताएं नहीं हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स भी नहीं हैं। अगर कोई वाइल्ड कार्ड हो सकता है आने वाले समय में 2025 के लिहाज से, तो वो शायद दालों में और एडिबल ऑयल एज ए सेक्टर में निकलेगा। आपको ऐसा क्या नज़र आता है जहाँ से इन्फ्लेशन कंसर्न्स या फिर कुछ चिंताएं रह सकती हैं प्राइसेस या अवेलेबिलिटी को लेकर एडिबल ऑयल में आगे जाकर? नहीं, मेरे ख्याल से एडिबल ऑयल में भी अगले 12 महीने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बिकॉज हमारे यहाँ नॉर्मल मानसून है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में मुझे दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा एरिया किसानों को दाम ठीक नहीं मिले हैं, तो उस तरीके से एरिया का थोड़ा देख रहे हैं। मेज का एरिया बढ़ रहा है, थोड़ा एरिया ऑयल सीड का, पल्सेस का जाएगा, थोड़ा शायद व्हीट का भी एरिया। कल दिल्ली में हम बात कर रहे थे तो इतना ज्यादा प्रमोशन जो एथेनॉल हो रहा है मेज से बनाने का, तो इसलिए और मेज के किसानों की जो दाम मिल रहे हैं 27 रुपए किलो, जो 14 रुपए किलो हुआ करते थे, तो थोड़ा एरिया डाइवर्सिफिकेशन मेज की तरफ जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। वो एक थोड़ा इशू रहेगा। बट अदरवाइज वर्ल्ड में भी इनफ सप्लाईज है। अगले साल रशिया यूक्रेन में भी क्रॉप सनफ्लावर की सोइंग अच्छी हो रही है, अच्छी होने वाली है, तो उधर का भी क्रॉप बेटर निकलेगा। एंड सोयाबीन में तो अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड सप्लाई की कोई वेज ऑयल में कंसर्न नहीं रहेगी। इंडिया में भी प्रोडक्शन ठीक रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो हमें कोई वेज ऑयल में शॉर्टेज का इशू फेस होगा। एक फाइनल सवाल आपसे जाते जाते, और जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है कि एडिबल ऑयल कंजम्पशन कम करनी चाहिए, आपने कोई और उसका रिएक्शन यहाँ पर ऑन ग्राउंड आता हुआ देखा है? और किस तरह का ईयर ऑन ईयर कंजम्पशन देखते हैं आप ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से एडिबल ऑयल में? नहीं, मोदी साहब ने कहा है वो बात अपने हद में एक जगह पे ठीक है। मतलब गुजरात का जहाँ तक सवाल है, तो गुजरात का वेज ऑयल कंजम्पशन पर कैपिटा बहुत हाई है। नेशनल एवरेज यदि 18.5 किलो पर पर्सन पर ईयर है, तो गुजरात का लोन 35 का है। तो प्रोबेबली थोड़ा माइंड पे उनके वो ज्यादा हावी रहा होगा, पर वो एक बात हो सकती है। लेकिन अदरवाइज भी देखिए, ये तो जो फैट्स है, ऑयल है, शुगर है, ये सब चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा तो सभी कहते हैं कि कंजम्पशन मॉडरेट करिए, तो उसके साथ हम हैं। इंडस्ट्री भी चाहती है सबकी हेल्थ बनी रहे। तो वो कोई कंजम्पशन, इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, 1.1% पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम के साथ थोड़ा कंजम्पशन बढ़ता है इन सब चीजों का, तो वो इतना बात नहीं है। लेकिन जरूर ये फर्क पड़ रहा है कि कीमतें जो हमारी पहले 90 रुपए किलो का तेल हुआ करता था, वो भी 130 रुपए किलो का तेल हो गया है। तो इंडिया जैसा कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जो ऐसे मॉडरेट तबके में रहती है, तो इसके लिए यहाँ उस चक्कर को लेके जो हर साल 3% हमारी कंजम्पशन ग्रोथ होती थी, वो मेरे ख्याल से 5% नेगेटिव हो गई है। तो 8% का फर्क पड़ गया कंजम्पशन में, इस बात को लेके कि कीमतें 1.5 हो गई है। समझ रहे ना? तो मोदी जी का भी स्टेटमेंट ऐसे समय आया कि बस वो दोनों मिला के रिजल्ट एक ही हो गया कि कंजम्पशन कम हो गया। तो ये बात तो हमें जरूर समझना पड़ेगा कि देखिए, कोई भी चीज की कीमतें 50% बढ़ेगी तो उसका कंजम्पशन पे तो असर पड़ेगा ही। तो वो, और हमारी दूसरा एक और बात है, हमारी इंडस्ट्री में अभी पैक्स जो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आप कितना भी ग्राम वाला पैक, पहले 1 लीटर मतलब 1 लीटर होता था, अब 900 फिर ml हो गया, फिर 850 ml हो गया, 800 ml हो गया। अलग अलग तरह के लोग पैक बना के बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने सबको फ्री कर दिया है बहुत सारी कमोडिटीज में, नॉट एडिबल ऑयल में। अब उस चक्कर में लेके क्या होता है, जब एक आदमी गांव में एक पाउच लेने जाता है, वो एक पाउच ले लेता है, वो पहले वो पाउच 1 लीटर का 1000 ml का हुआ करता था, अब 900 का या 800 850 ml का पाउच है, वो 850 का लाके अपना काम निकाल रहा है उसमें, और ऐसे भी महंगा हो गया है, तो इज हैप्पी टू टेक। तो ऑटोमेटिकली हमने हमारे पाँव पे कुराड़ी मार ली है, छोटे पाउच बना के हमने वो हमारा कंजम्पशन खुद ने कम करवा लिया। तो इंडस्ट्री के लिए वो सेल्फ मेड इशू हो गया, आप समझ के चलिए।
एब्सोल्युटली। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। संदीप जी बहुत शुक्रिया। प्राइसेस से लेकर अवेलेबिलिटी, पाम तेल इंपोर्ट प्राइसेस और ऑफ कोर्स किस तरह की कंजम्पशन यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर।